प्रधानमंत्री मोदी ने की 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता। 8 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन पर दिया जोर। दिल्ली के चांदनी चौक में सफाई पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिया जोर। स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील। कहा, त्योहारों में बेहतर रखरखाव जरूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पजल कार पार्किंग का उद्घाटन किया। स्वचालित मल्टी लेवल पार्किंग का भी हुआ शिलान्यास। स्मार्ट और व्यवस्थित दिल्ली की दिशा में नई पहल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने खान, रेलवे, जल और संसाधन सहित विभिन्न क्षेत्रों की 8 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति और आगामी समय सीमा का मूल्यांकन करते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी परियोजनाओं तय समय में पूरी हों। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक में सफाई और रखरखाव पर जोर देते हुए कहा कि यह क्षेत्र हमारी धरोहर है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय धार्मिक स्थलों की रौनक बढ़ जाती है। ऐसे में सफाई और बेहतर रखरखाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि जिस तरह हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी अपनत्व और जिम्मेदारी के साथ बाजारों और सड़कों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को हमारी आदत बनाना आवश्यक है और सभी मिलकर दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान दें। क्षेत्र ये हमारा हेरिटेज एरिया है, तो आज इस एरिया को हमने इसीलिए चुना कि त्योहारों के दिन है, अनेक प्रकार की यहाँ से यात्राएं भी निकलती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं, तो यहाँ सफाई भी दुरुस्त होनी चाहिए और यहाँ की मेंटेनेंस भी सही होनी चाहिए। परंतु श्रमदान हम सबको करना होगा कि जहाँ जहाँ जिसका प्रतिष्ठान है, दुकान है, उसके आसपास उसकी सफाई रहे। कई बार हम अपने अंदर से सफाई करते हैं और बाहर सड़क पे छोड़ देते हैं। एक नेचर में डेवलप करना होगा हम सबको कि मेरे अंदर का घर अगर मेरी जिम्मेवारी है तो बाहर की सड़क भी मेरी जिम्मेवारी है, ताकि ये शहर बेहतरीन दिखाई दे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग में दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित पजल कार पार्किंग का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया है। उन्होंने साथ ही भारत दर्शन पार्क में स्वचालित मल्टी लेवल कार पार्किंग का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आधुनिक पार्किंग व्यवस्था से अब इस क्षेत्र में सैकड़ों वाहन एक ही परिसर में सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से खड़े किए जा सकेंगे। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उनका लक्ष्य है कि दिल्ली में 100 से अधिक स्वचालित पार्किंग सिस्टम स्थापित किए जाएं, जिससे शहर स्मार्ट सिटी की दिशा में और मजबूत हासिल करे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुंडका स्थित अभिनंदन का जिस तरीके से अभिनंदन वाटिका में आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण महाअभियान के तहत आयोजित पोषण किट वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह महाअभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक सशक्त जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि पोषण माह माताओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। स्वस्थ बच्चे और सशक्त माताएं ही विकसित भारत 2047 की आधारशिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोस्ट कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष और महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सतीश धवन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट के माध्यम से प्रोफेसर धवन को योगदान को अतुलनीय बताया और याद किया। उन्हें भारतीय विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान का पथ प्रदर्शक करार दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट में लिखा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा देने वाले महान वैज्ञानिक एवं इसरो के पूर्व अध्यक्ष पद्म विभूषण प्रोफेसर सतीश धवन जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पीरागढ़ी स्थित डीटीसी बस डिपो पर स्विचिंग सब स्टेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशनों का शुभारंभ किया। इन सब स्टेशनों में प्रतिदिन 1000 से अधिक ईवी बसों को चार्ज करने की क्षमता होगी और जिससे दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ऊर्जा कुशल बनेगी और प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान दिल्ली के विकास को नई रफ्तार मिल रही है। इसी कड़ी में 30 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ओखला एसटीपी का उद्घाटन करेंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी होगा। इसके साथ ही दिल्ली को 46 नई परियोजनाओं और 4500 करोड़ से अधिक की योजनाएं प्राप्त होंगी। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत पूठ खुर्द में कई सार्वजनिक सुविधाओं का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ उद्घाटन किया गया। ये सुविधाएं अब सीधे जनता के उपयोग में समर्पित की गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन पहलों से दिल्ली के गांवों में विकास को नई रफ्तार मिलेगी। यह न केवल ढांचागत सुधार लाएगा बल्कि गांव की संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन भी स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व विकास की गाथा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार भी गांवों को आधुनिक सुविधाओं से सशक्त करने के संकल्प पर अग्रसर है। इस अवसर पर सांसद योगेंद्र चंदौलिया, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिराज सिंह और ग्राम विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन हमें सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने द्वारका सेक्टर 10 में आयोजित रामलीला में भाग लिया। साथ ही बताया कि दिल्ली सरकार ने रामलीला समितियों के लिए सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम लागू किया है। साथ ही सुरक्षा, स्वच्छता और सुगम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया और इसका उद्देश्य यह है कि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के भक्ति और उत्सव में सहभागी हो सकें। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली ने मिलकर सेवा और संस्कार की सुंदर मिसाल पेश की है। श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर एक दिन 1 घंटा एक साथ श्रमदान कार्यक्रम के अंतर्गत दिगंबर जैन लाल मंदिर से गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तक सफाई अभियान में हिस्सा लिया। यह श्रमदान केवल सफाई का अभियान नहीं था, यह गांधी जी के स्वच्छता संदेश को आगे बढ़ाने और दीनदयाल जी के अंतिम जन तक सम्मान और सुविधा पहुंचाने के विचार को जीवन में उतारने का संकल्प था। देश तब बदलता है जब हर हाथ जिम्मेदारी से उठता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान से सेवा का जो दीप जलाया है, आज उसी प्रेरणा से दिल्ली का यह प्रयास एक जन आंदोलन बन गया है। इस अवसर पर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक स्वच्छता अभियान एक दिन 1 घंटा एक साथ के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक व्यापक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया और इस अभियान में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी शामिल हुए और उन्होंने स्वयं श्रमदान कर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। अभियान का उद्देश्य जनता में स्वच्छता की आदत को बढ़ावा देना है और सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखना है। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के प्रमुख आयोजनों में से एक था। बता दें कि केंद्रीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने फिशटेक मंडप का उद्घाटन किया है और इस मंडप में भारत की सतत जलीय कृषि और समुद्री संसाधन प्रबंधन में हुई प्रगति को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में प्रदर्शित तकनीकें और परियोजनाओं भारतीय जल और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण को उजागर करती है। यह पहल न केवल किसानों और मत्स्य उद्योग के हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की जलीय कृषि क्षमताओं को भी प्रदर्शित करती है। उद्घाटन के दौरान प्रोफेसर बघेल ने कहा कि भारत सतत और अभिनव तकनीकों के माध्यम से समुद्री संसाधनों और जलीय कृषि में विश्व स्तरीय मानक स्थापित कर रहा है। इस मंडप में दर्शकों को भारत की समुद्री कृषि में नवाचार और प्रगतिशील दृष्टिकोण से रूबरू कराया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लापता बच्चों का पता लगाने और इससे संबंधित मामलों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य को पोर्टल के माध्यम से गुमशुदगी शिकायतों और सूचना के प्रसार के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। क्रिकेट जगत में एशिया कप का सुपर 4 मुकाबला चर्चा का विषय बन गया है। बीसीसीआई ने 21 सितंबर को हुए इस मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के अनुचित व्यवहार को लेकर आधिकारिक शिकायत दर्ज की है। भारतीय टीम का आरोप है कि दोनों खिलाड़ियों ने खेल भावना के खिलाफ व्यवहार किया, जो क्रिकेट के नियमों और अनुशासन के विपरीत है। बीसीसीआई ने कहा कि ऐसे व्यवहार से मैच की गरिमा और खेल की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं। इस मामले में बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय टीम के अधिकारी और खेल विशेषज्ञ भी इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। वहीं इस घटना ने एशिया कप में खेल की शुद्धता और अनुशासन के महत्व को एक बार फिर उजागर किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 23 सितंबर 2025 को 18 साल के बाद कश्मीरी गेट से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक अंतर्राज्यीय एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने बस टिकटों के लिए स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और पीओएस मशीनों की भी शुरुआत की। ऐतिहासिक है कि रोजाना दिल्ली वासियों को नए नए उपहार, नई नई योजनाएं, नई नई सुविधाएं मिल रही है। आप सबको मेरी ओर से दिल की गहराई से बधाई। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है, उससे पहले भूल जाते हैं। तो जब इनको काम करने का नया माहौल मिला, तो इनके अंदर की क्रिएटिविटी, इनके अंदर की ऊर्जा जागी और ऐसे काम, ऐसी योजनाएं आपने शुरू करी, जिससे दिल्ली की नई तस्वीर लगातार बनाई जा रही है। तो सभी अधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हनुमान जी मुझे इसलिए याद आए क्योंकि मरघट वाले बाबा के द्वार पे हम लोग बैठे हैं और मंगलवार के दिन उनकी कृपा से आज इस इंटर स्टेट बसेस की शुरुआत की जा रही है। बोलो मरघट वाले बाबा की। तो बाबा की कृपा बनी रहे, मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पे बरकरार रहे। दिल्ली यूं ही हर कदम बढ़ती जाए, विकसित भारत, विकसित दिल्ली, ये सपना जल्द ही साकार होता दिखाई दे। आज का उद्घाटन इंटर स्टेट बसेस। एक समय था जब दिल्ली अपने एनसीआर में इंटर स्टेट बसेस चलाती थी, लिखता दिल्ली परिवहन। जब मैं मुख्यमंत्री चुन करके यहां आई तो मुझे लगता था कि भी राजस्थान की बसें दिल्ली में चल रही है, हरियाणा की बसें दिल्ली में चलती है, उत्तराखंड की बसें दिल्ली में चलती है, पर दिल्ली की बसें कहाँ हैं? दिल्ली की बसें क्यों नहीं चलती है? तो मुझे ये ध्यान में आया कि जो पिछली सरकार थी वो सारे काम जो किसी भी रूप में विभाग को बेनिफिट देते हो फाइनेंशियल, उन सब को उन्होंने बंद कराया। जैसे कहते हैं ना, अक्ल के पीछे लाठी लेके घूमना, ऐसे कोई रेवेन्यू बेनिफिट ना हो जाए, ऐसे पिछली सरकारों की योजनाएं थी। 17-18 साल से इंटर स्टेट बसेस का बंद होना उसी योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली को खत्म करने की ओर उनका कदम था। नहीं तो आज इतनी ढेरों प्राइवेट बसेस इंटर स्टेट चलती है, लोग उसका फायदा उठाते हैं, तो सरकार क्यों नहीं चला सकती? क्या दिल्ली में क्षमताएं नहीं थी? क्या दिल्ली को के मालिक कहने वाले लोग दिल्ली के लिए ऐसी योजनाएं नहीं कर सकते थे? जो छाती ठोक करके कहते थे कि हमने दिल्ली को लंदन, पेरिस बना दिया,
तो क्या परिवहन व्यवस्था को इसकी जरूरत नहीं थी? क्यों दिल्ली प्राइवेट बसों के कतारों में खड़ी होने के लिए मजबूर थी? आज ये पहले चरण की दिल्ली बड़ौद की बस सर्विस अभी शुरू की गई है। इसके पीछे पीछे बहुत सारी हमारी इंटर स्टेट बसेस आनी अभी बाकी है। ये बात मैं अपनी सरकार के इन सभी हनुमानों को बता रही हूं। मंत्री जी, आप भी उसी में ही हो। हर महीने आपने एक स्टेट के लिए बसें मुझे शुरू करके देनी है, हर महीने। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है भैया, मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले दिन ये बता दिया था कि दिल्ली हमारी अपनी है, यहां रहने वाले लोग देश की राजधानी के लोग हैं, इसलिए इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस दिशा में इस समय सरकार काम कर रही है। पिछले दिनों हमने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के साथ अनुबंध करके उन्हें अपनी ये इलेक्ट्रिक बसें दी। सरदार पटेल स्कूल के साथ किया अनुबंध, ताकि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल के लोग भी अपनी बसों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें। क्योंकि अगर दिल्ली से पूरी तरीके से पर्यावरण को बेहतर करना है, पॉल्यूशन को खत्म करना है, तो हमें अपनी इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री करना पड़ेगा। क्योंकि पॉल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा शेयर यदि कोई उसमें सहभागिता करता है तो ये वेहिकुलर पॉल्यूशन करता है। और कितने अचरज की बात है कि पिछली सरकारों के राज में दिल्ली के अपने पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर जो कमर्शियल व्हीकल्स के होते हैं वो भी वर्किंग नहीं थे। वो सारी के सारे कमर्शियल व्हीकल अपनी पॉल्यूशन की चेकिंग आस-पास के राज्यों से कराते थे। हमारी सरकार के आने के बाद दिल्ली में पहला बड़ा ऑटोमेटेड सर्विस स्टेशन, पॉल्यूशन चेकिंग स्टेशन हमने नंदनगरी में खोला था। उसकी शुरुआत, शिलान्यास किया। आज क्यों हमारे राज्य का रेवेन्यू दूसरे राज्यों में जाए? क्यों हमारे दिल्ली के कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले भाई बंधु दर दर ठोकरें खाएं कि आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।